हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज हम बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बिहार का अपवाह तंत्र। ठीक है, अपवाह तंत्र बिहार का हम कंप्लीट करेंगे। ये केबीसी नैनो का बुक आता है ना, बिहार समग्र, वही है, लेटेस्ट वाला है ये। इससे हम बिहार का अपवाह तंत्र पूरा कंप्लीट करेंगे। अपवाह तंत्र एवं सिंचाई है ये। इससे पहले का मैंने बीपीएससी के लिए बिहार समग्र से हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया है, टोटल एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न तीनों ही, और ज्योग्राफी भी कंप्लीट करवा रहा हूँ। ज्योग्राफी का ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले ज्योग्राफी के कुछ वीडियो आए हैं, बिहार की मिट्टी वगैरह, वो जाके देख लेना। इसके अलावा अगर किसी को घटना चक्र से साइंस के एमसीक्यू करने हैं और हिस्ट्री के एमसीक्यू करने हैं, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के एमसीक्यू करने हो तो वो मैंने करा दिया ऑलरेडी, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इसको लाइन बाय लाइन, अपवाह तंत्र को। सभी नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं गंगा नदी से संबंधित, या बिहार में तो मुख्यतः गंगा नदी बहती है और उसकी सहायक नदियाँ ही हैं जो अपवाह तंत्र बनाती हैं, तो सारी नदियों को देखेंगे। और लास्ट में फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 50 के करीब में इसी वीडियो में। तो अंत तक वीडियो को देखना, और चैनल पर अगर नए हो आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। चलो बढ़ते हैं। किसी भी स्थान की अपवाह प्रणाली वहाँ के उच्चावच तथा भूमि की ढाल पर निर्भर करती है। भूमि की ढाल जिधर बहेगी उधर ही तो नदियाँ बह के जाएंगी। कुछ नदियाँ ऐसी होती जो भूमि की ढाल के विपरीत बहती हैं, उसका कारण अलग होता है, भौगोलिक कारण। बिहार के अपवाह तंत्र में अनेक छोटी बड़ी नदियां हैं जो धरातलीय बनावट के अनुसार प्रवाहित होती हैं, धरातलीय बनावट के हिसाब से बहती हैं। बिहार में विद्यमान अपवाह तंत्र के अंतर्गत मुख्यतः नदियों, झीलों, आर्द्र भूमि, जलप्रपात तथा विभिन्न गर्म जल कुंडों को शामिल किया गया है। बिहार राज्य, इससे संबंधित जितने भी जल से संबंधित छोटी झीलें, नदी और पहाड़ के झरने, कुछ भी होगा, झील होगा, वो सब कुछ इसका अपवाह तंत्र आ जाएगा। ठीक है, अपवाह तंत्र में शामिल हो जाएगा। अपवाह तंत्र होता क्या है? पूरा कोई भी भौगोलिक प्रदेश या देश, पूरा भारत का भी एक अपवाह तंत्र है। कोई भी भौगोलिक प्रदेश या देश, उसके वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन जो होता है ना, प्राकृतिक रूप से, जब इसे मानव हस्तक्षेप करता है वो अलग होता है, तो वही होता है अपवाह तंत्र उसका, कि पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। ठीक है, जैसे पानी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, पानी किस भाग से बह रहा है और कहाँ अंत में जा रहा है, यही होता है पूरा अपवाह तंत्र। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको। ये इंट्रोडक्शन है। इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत विभिन्न नदियाँ से निकाली गई नहरें, नलकूप, तालाब, कुओं के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में सिंचाई की जाती है। बिहार में प्रभावित होने वाली 3 नदियां हैं, घाघरा, गंडक और कर्मनासा, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती हैं। कौन कौन सा आ गया? फैक्ट्स आ गया, घाघरा, गंडक और कर्मनासा। ठीक है, ये बिहार और यूपी की सीमा बनाती हैं। मैप में भी देखेंगे हम सभी नदियों को, निश्चिंत से पढ़ना। बिहार की नदियों का अपवाह तंत्र मुख्यतः जालीनुमा तथा वृक्षाकार प्रकार की है। यहाँ का स्थलाकृतियों के प्रकार एवं संरचना के कारण यहाँ की नदियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। बिहार में जो नदियाँ आती हैं, पहला एक हिमालय से नदियाँ आती हैं और दूसरा पठार से निकलने वाली नदियाँ आती हैं। बिहार राज्य कैसा है जरा सा इमेजिन करना। ये बिहार में नदी बह रही है, ये भाग थोड़ा सा ऊपर है, ऊपर वाला भाग, ये भी भाग थोड़ा सा ऊपर है, बाकी बीच का भाग धंसा हुआ है। यानी कि किताब को अगर दोनों तरफ से उठा दोगे तो बीच वाला जो भाग होगा ना, बस वैसा ही है बिहार में नदी बह रही, यानी कि दोनों तरफ से इसमें नदी आ रही। किताब को बीच में से मोड़ कैसे उठा देना, तो वो बस वैसा ही दिख रहा है बिहार। बीच में गंगा नदी बह रही, ऊपर हिमालय से भी नदियाँ आ रही, नीचे प्रायद्वीप से भी नदियाँ आ रही हैं। तो पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। चलो पढ़ते हैं हिमालय वाली नदियों को। वे नदियाँ जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, उत्तरी मैदान एवं दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी मिल जाती हैं। इसके अंतर्गत गंगा, घाघरा, जिसको सरयू नदी भी बोला जाता है, इसी किनारे अयोध्या है। अयोध्या जो है वो इसी के किनारे है। घाघरा या सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा इत्यादि नदियां शामिल हैं। और ये सभी की सभी 12मासी नदियां हैं, यानी कि इनको ग्लेशियर से निकल के आती हैं। ये कभी सूखती नहीं है साल में, पानी भले ही कम ज़्यादा हो जाता है।
हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बरसात के समय न केवल बाढ़ उत्पन्न करती हैं बल्कि कॉप एवं सिल्ट का जमाव भी करती हैं। ये नदियाँ मार्ग परिवर्तन भी करती हैं। कौन सी नदी मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है? अपनी कोसी, जो बिहार की शोक कहलाती है, बाढ़ लाती है। ये गंगा नदी, गंगा नदी सबसे प्रमुख, बाकी मुख्यतः तो सब इसकी सहायक नदियाँ ही हैं। गंगा नदी बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जो लगभग बिहार प्रांत के मध्य भाग से प्रवाहित। बिहार में गंगा नदी का अपवाह प्रतिरूप वृक्षाकार है। यही एक क्वेश्चन है। देखो वृक्षाकार कैसे है? मान लो ये जड़ है, गंगा नदी इधर जा रही है, ये इसकी शाखाएं हैं। लग रहा है ना वृक्षाकार? ड्राइंग मेरा खराब है लेकिन लग रहा होगा, ठीक है। अलग अलग नदियाँ इन सब में मिलती हैं, ऐसे ही वृक्षाकार है ये। यह बिहार में बक्सर जिला के चौसा के नामक स्थान पर प्रवेश करती है। ये भी बहुत बार पूछा है। तथा सारण व भोजपुर के मध्य सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 25-25 किलोमीटर है। याद रखने के लिए मैंने बोला है 2525, इसको 25-25 बोलते हैं। जबकि बिहार में इसकी लंबाई 445, 445 बिहार में लंबाई है इसकी। वैसे कितनी है? 2525 किलोमीटर लंबी है गंगा नदी। गंगा में इसके बाएं अर्थात उत्तर की ओर से घाघरा, सरयू। अब बायां दायां कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे गंगा का मुंह इधर है, इधर की तरफ बह रही है, यहाँ पर समुद्र है, तो अगर इधर मुंह करोगे तो ऊपर से मिलने वाली बायां होगा, नीचे से मिलने वाली दायां होगा। अपना मुंह इधर करके बैठ जाना, देखना बायां हाथ किधर है, दायां हाथ किधर है। सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान, महानंदा आकर मिलती है। यानी कि अगर ये गंगा नदी है तो सबसे पहले घाघरा आके मिलेगी, जिसको सरयू भी कहते हैं। उसके बाद गंडक आके मिलेगी, फिर बूढ़ी गंगा का आके मिलेगी, उसके बाद कोसी, फिर बागमती, फिर कमला बालान, उसके बाद सबसे अंत में जाकर महानंदा नदी मिलती है। ठीक है। जबकि दाईं ओर अर्थात दक्षिण की ओर से सोन, कर्मनासा, पुनपुन, क्यूल और फाल्गु आदि नदियां आकर मिलती हैं। गंगा नदी बिहार और झारखंड के साहेबगंज जिले के साथ सीमा बनाते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। बिहार के 9 प्रमंडलों में से सिर्फ मगध एवं कोसी प्रमंडल में गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। ये बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। मगध और कोसी प्रमंडल से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। प्रमंडल वाला जो बिहार का है, हर प्रमंडल का एक मैप बना के मैं दिखा भी दूंगा, जिसमें अलग अलग प्रमंडल हैं 9। उनमें से कोसी प्रमंडल और मगध प्रमंडल ऐसे 2 प्रमंडल हैं जिसमें गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। बिहार में गंगा नदी बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार सहित कुल 12 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा है। 12 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। गंगा नदी मिलने वाली प्रमुख नदियां, अब इनको देखते कौन सा जगह पर मिलती है, कौन सी नदियां मिलती है। इसको ऐसे ही याद रख लेना। सरयू या घाघरा नदी छपरा के निकट मिलती है, सारण जिला। सोन दिघवारा के निकट मिलती है। फल्गु उड़ैना मुंगेर के निकट मिलती है, फल्गु नदी बिल्कुल अंतिम में जाके। कोसी कुर्सेला के निकट मिलती है। महानंदा मनिहारी के निकट मिलती है। पुनपुन फतुहा पटना में ही मिलती है ये। गंडक पहलेजा के निकट मिलती है। कर्मनासा ये चौसा के निकट, चौसा का युद्ध भी है, हुमायूं और शेरशाह सूरी। कमला काढ़ा गोला के निकट मिलती है। बूढ़ी गंडक मुंगेर के निकट ही मिलती है ये गंगा नदी में। बागमती ये भी मुंगेर के निकट ही मिलती है। क्यूल ये सूरीगढ़ा के पास मिलती है, क्यूल लखीसराय वाला। घाघरा या सरयू। अब सारी नदियों को देखेंगे हम, कौन कहाँ से निकल रही है, कहाँ मिल रही है, सब कुछ डिटेल में। यह नदी गुरला, मंधोता चोटी के पास माप चोचुंग हिमनद नेपाल से निकलती है सरयू नदी, तथा उत्तर प्रदेश का अयोध्या में सरयू के नाम से जाने जाती है। इसके पश्चात इसका नाम घाघरा हो जाता है। बिहार में सारण जिला के छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है। ऊपरी भाग में इसे लखनदेई और करनाली के नाम से जानी जाती है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है, जबकि बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। इसका बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 2995 वर्ग किलोमीटर है। जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है कि कितना सारा भाग का जल बहकर गंगा नदी में आ रहा है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र, जहाँ जहाँ से वो जल ग्रहण कर रही है। तो इतने बड़े एरिया से जल ग्रहण क्षेत्र है इसका।
और इसकी कुल लंबाई कितनी है इसका घाघरा का 1080 किलोमीटर, और बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर मात्र। इस नदी का अन्य नाम देविका रामप्रिया है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में इसे शारदा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में इसको किस नाम से जाना जाता है? शारदा पश्चिमी यूपी में। गंडक नदी नेपाल स्थित अन्नपूर्णा श्रेणी से, अन्नपूर्णा की जो श्रेणी है नेपाल में, के मानंगमोट, ठीक है, मानंगमोट से निकलती है गंडक, और कुतांग के मध्य से निकलती है। मानंगमोट और कुतांग के मध्य से निकलती है। मुख्यतः 7 धाराओं से निर्मित है। यह सप्त गंडकी, काली गंडकी, नारायणी, शालिग्रामी, सदा नीरा आदि नामों से भी जानी जाती है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद अपना, उसमें इसको बोला गया है कि ये सदा नीरा है। सदा नीरा नदी के नाम से जाना जाता है इसको। ऋग्वेद में इसका नाम सदा नीरा है। ये भी पूछा है, सदा नीरा कहा गया है ऋग्वेद में कि सदा नीरा नदी के पूर्व का भाग किंकट प्रदेश है। बिहार के लिए किंकट शब्द यूज किया गया। किंकट प्रदेश यानी कि रहने योग्य नहीं है, ऐसा कहा गया है ऋग्वेद में। उस समय की बात है। तो इतने सारे इसके नाम हैं। यह पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटल नामक स्थान पर बिहार प्रवेश करती है। पश्चिमी चंपारण की इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। कुल लंबाई 630, बिहार में 260 किलोमीटर। गंडक नदी बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली से प्रवाहित होते हुए सोनपुर, सारण व हाजीपुर, वैशाली की सीमा बनाते हुए गंगा नदी मिल जाती है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सबसे लंबी सीमा रेखा का निर्धारण करते हुए प्रवाहित होती है। इस नदी का कुल जल प्रबंध क्षेत्र 4553 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में 4188 वर्ग किलोमीटर है। कुल जो है इसका वो 4553 है, लेकिन बिहार में कितना है? 4188 किलोमीटर। ये याद मत रखना, ये फैक्ट नहीं पूछता है कि जल ग्रहण क्षेत्र किसका कितना है। इसमें बाईं ओर से भाबसा, ये जरूर याद रखना, इसके सहायक नदियाँ। हरहा, दाईं ओर से काकरा नदी मिलती है, तो ऐसे बह रही है। तो बाईं ओर से कुछ नदियाँ और कुछ नदियाँ दाईं ओर से मिल रही। भाबसा और हरहा बाईं ओर से और काकरा दाईं ओर से मिल रही। नदियों के तट पर बसे बिहार के प्रमुख शहर। कौन सी नदी के तट पर कौन सा बिहार का शहर है, बहुत बार पूछता है। ये फेवरेट टॉपिक है ये सब बिहार का। कौन कौन सा मैं बता दूं, जैसे अपवाह तंत्र, भूगोल में मिट्टी, थोड़ा बहुत जलवायु से कभी कभार, ठीक है। इस टॉपिक, इन तीनों चारों से बहुत क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा खेती जो होता है, क्रॉप्स, उससे भी पूछता है। चलो पढ़ते हैं। गंगा किनारे कौन कौन सा है पता होगा मोस्टली लोगों को। पटना, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, ये सभी हैं। और भी हैं लेकिन मुख्यतः शहर यही है। सरयू के किनारे छपरा, फाल्गु गया जिला, बागमती किनारे दरभंगा शहर है। पुनपुन के किनारे फतुहा शहर है। बूढ़ी गंडक के किनारे समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर और बेतिया। कौन कौन सा? समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर और बेतिया, ये बूढ़ी गंडक के किनारे हैं। सोन नदी के किनारे डेहरी ऑन सोन। किऊल के किनारे लखीसराय और किऊल। गंडक नदी के किनारे हाजीपुर और सोनपुर, ये दोनों हैं। गंडक नदी के किनारे हाजीपुर और सोनपुर। दरधा नदी के किनारे जहानाबाद है, जहानाबाद जिला। बूढ़ी गंडक पर अब आ गए हम। बूढ़ी गंडक, इसके किनारे कौन कौन सा शहर था? समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, बेतिया, ये सब शहर हैं। इस नदी का उद्गम सोमेश्वर श्रेणी के बिशंभरपुर के पास चौतरवा चौर के पास से हुआ है। बिशंभरपुर, सोमेश्वर श्रेणी, हिमालय के शिवालिक श्रेणी है ये, चौतरवा चौर, ठीक है। 3 फैक्ट्स मिल गए। जो गंडक नदी के समानांतर उसके पूर्व में प्रवाहित होती है, यह उत्तरी बिहार की तेज धारा वाली नदी है। यह पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया से प्रवाहित होते हुए जमालपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक ऊपरी भाग में सिकराना के नाम से जानी जाती है। कौन से नाम से जानी जाती है? बूढ़ी गंडक, सिकराना। पूछ लेगा सिकराना निम्न से किस नदी का नाम है? यह मोतिहारी के निकट धनौती नदी की धारा से मिलने के पश्चात बूढ़ी गंडक के नाम से जानी जाती है।
इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर, जल प्रबंध क्षेत्र 9,601 वर्ग किलोमीटर तथा फसलीय क्षेत्र 7,600 वर्ग किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। ये देखा तुमने, ये बिहार में ही इसका उद्गम हो रहा है, बिशंभरपुर के पास सोमेश्वर सैनी में। बूढ़ी गंडक नदी बिंटू सलाखों प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील, पारितक्य नलिकाओं व विसर्प निशान का निर्माण करने के साथ चौड़ी में सीमित संकीर्ण नालिकाओं के रूप से प्रवाहित होती है, जो इसकी विशेषता है। ये इस नदी की विशेषता है कि विसर्प बनाती है, परितक्त्य नालिका बनाती है, ठीक है, ये सब चीज़ बनाती है ये। इसके प्रमुख सहायक नदी बागमती है, इसमें प्रमुख सहायक नदी बागमती है, जबकि अन्य सहायक नदियों में डंडा, पंडई, मसान, कोहरा, बालौर, सिकटा, धनौती, तिऊड़ और तिलाबे आदि शामिल है। ये सभी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा बीपीएससी कि बालौर, सिकटा, धनौती निम्न से किस नदी की सहायक है? अब बताओ। तो बूढ़ी गंडक की। बागमती नदी पर चलते हैं अगला। यह बिहार के चिरस्थायी नदी है जो नेपाल में महाभारत पर्वत श्रेणी के भिवपुरी से निकलती है। सीतामढ़ी जिले के सोखतिया गांव है सीतामढ़ी जिले के पास बिहार प्रवेश करती है। किस जिले में प्रवेश करती है? ये सीतामढ़ी जिले में। कौन सी नदी किस जिले में प्रवेश कर रही है? किस जिले के पास गंगा नदी या कहीं भी मिल जा रही है, यानी कि उसका आने का बिहार में रास्ता क्या है और उसका मुहाना क्या है बिहार में उसका, यानी कि जहाँ पर वो पानी अपना दे देती, विसर्जित कर देती है। ये जरूर याद रखना, ठीक है। अब कौन सा शहर किसके किनारे है? इसकी कुल लंबाई 589 किलोमीटर है और बिहार में लंबाई 394 किलोमीटर है, 394 है, और वैसे कितना है? 589 किलोमीटर है। ओके। यह बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर जिले में प्रवाहित होती हुई देवापुर के निकट पूर्वी चंपारण लाल बकेया नदी से मिलती है। इस नदी के किनारे नेपाल का काठमांडू शहर और प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर अवस्थित है। बागमती नदी के किनारे पूर्वी चंपारण से बहती हुई नीचे की तरफ आती है ये इन सब दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, इन सब जिलों में। इस नदी के किनारे नेपाल का काठमांडू शहर और प्रसिद्ध पशुपति मंदिर अवस्थित है। बागमती के किनारे ही नेपाल का काठमांडू शहर है। पशुपति मंदिर जो है, पशुपतिनाथ, वो यही है। इसमें प्रमुख सहायक नदियों में लाल बकेया नदी, लखनदेई नदी, चकनाहा, जमुने, सिपरी धान, छोटी बागमती, कोला नदी आदि शामिल हैं। 360 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात यह बूढ़ी गंडक नदी में मिल जाती है। इसके पश्चात यह कमला, उसके बाद कोसी नदी में मिल जाती है। ओके। कमला बलान। इस नदी का उद्गम नेपाल के सिंधोली गढ़ी के निकट महाभारत श्रेणी से होता है। कहाँ से होता है कमला बलान का? सिंघोली गढ़ी के निकट महाभारत श्रेणी जो है नेपाल में, वहाँ से होती है। नेपाल में अलग अलग श्रेणियाँ हैं हिमालय की। यह बिहार के मधुबनी के जयनगर में प्रवेश करती है। जयनगर बॉर्डर है मधुबनी जिला में, जहाँ बिहार सरकार द्वारा कमला बैरेज का निर्माण किया गया है। कमला बैरेज का निर्माण किया गया है वहाँ पर जयनगर में। इसकी एक प्रमुख धारा खगड़िया में बागमती से मिलती है, जबकि एक धारा कोसी नदी से मिलती है। पिपरी घाट में बलान नदी मिलती है, जिस कारण इसका नाम कमला बलान पड़ा है। इसमें जब बलान नदी मिल जाती है पिपरा घाट, तो इसका नाम पड़ जाता है कमला बलान, ठीक है। और इसकी एक धारा कोसी नदी में मिलती है। इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर है, जबकि बिहार में 120 किलोमीटर है। 328 कुल है, बिहार में 120 किलोमीटर है। कुल जल प्रबंध क्षेत्र 7,232 वर्ग किलोमीटर, बिहार में 4,488 वर्ग किलोमीटर है। इसके प्रमुख सहायक नदियों में सोनी, ठोरी, भूतही बलान, मैगावती, त्रिशूला आदि शामिल है। भूतही बलान भी इसकी सहायक नदी है। भूतही बलान की क्या खासियत है? अचानक से इसमें पानी आ जाता है, फिर गायब हो जाता है। कोसी नदी, यह काठमांडू के उत्तर पूर्वी स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है कोसी नदी? इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। गोसाई स्थान से निकलती है, काठमांडू के उत्तर पूर्व में स्थित है, और कंचनजंगा को पार करती हुई चतरा के निकट बिहार की सीमा में प्रवेश करती है कोसी नदी। इस नदी का मूल नाम सप्तकौशिकी है, क्योंकि यह हिमालय से निकलने वाली 7 धाराओं इंद्रावती, सनकोसी, ताम्रकोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और तामूर कोसी से मिलकर बनी है। 7 धाराओं के नाम मैं फिर से पढ़ देता हूँ। इंद्रावती, सनकोसी, ताम्रकोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और तामूर कोसी से मिलकर बनी है।
बार बार मार्ग परिवर्तन करने के कारण उत्तरी बिहार बाढ़ की चपेट में आ जाता है। इस कारण इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह अपना मार्ग बदल लेती है। यह सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया में प्रवाहित होती हुई तथा कुर्सेला के निकट गंगा मिलने के बाद पूर्व का डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा नदी मिलने के पूर्व डेल्टा का निर्माण कर देती है ये। ठीक है, कहाँ पर मिलती है? कुर्सेला, गंगा नदी में मिल जाती है ये। उससे पहले थोड़ा सा छोटा सा डेल्टा बनाती है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर, बिहार में 260 किलोमीटर है। बिहार में जल प्रबंध क्षेत्र 11,410 किलोमीटर है। इसका बहुत बड़ा रेंज है कोसी का। 720 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है इस रिवर की, जिसमें से 260 किलोमीटर जो है ये बिहार में लंबी है। ओके, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं बागमती, अभी हमने देखा, कमला, भूतही बलान, त्रिजुगा, फरेनी धारा तथा धीमामा धारा। धीमामा धारा ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? बागमती, कमला, भूतही बलान, त्रिजुगा, फरेनी धारा और धीमामा धारा, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। और ये 7 धाराओं से मिलकर ये सप्तकोशी की निर्माण होता है। इस नदी का, इसको सप्तकोशी भी कहा जाता है। महानंदा नदी अगली नदी है। यह बिहार की सबसे पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदी है, बिल्कुल पूर्व में। उसके बाद हम बंगाल में प्रवेश कर जाते हैं, जो बिहार और पश्चिम बंगाल के मध्य कई स्थानों पर सीमा का भी निर्धारण करती है। कई स्थानों पर बंगाल और बिहार के बीच में सीमा बनाती है ये महानंदा नदी। यह नेपाल में महाभारत श्रेणी से निकलती है। बिहार के पूर्णिया में कटिहार जिले से प्रवाहित होती हुई मनिहारी के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 376 किलोमीटर है। बिहार में जल अपवाह क्षेत्र 7,957 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 376 किलोमीटर है। अगला है पठार से निकलने वाली नदी। अब हमने ऊपर वाली नदियां तो सारे कवर कर लिए, ये गंगा नदी है ऊपर के सारे। अब हम नीचे से इसके जो गंगा नदी में नदियां मिल रही हैं उनको देखेंगे। पठारी भाग से निकलकर नदियां गंगा नदी में मिल जाती हैं। इसके अंतर्गत कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, सांकरी, पचाने, मान, काव, मोरहर, हरोहर, चानन, उत्तरी कोयल, अजय, किऊल, घोघा, घोंघा जिसको बोलते हैं, उसके बाद से है मुहाने, बुढ़वा इत्यादि नदियाँ तथा कई छोटी छोटी नदियाँ भी शामिल हैं। ओके, तो इतनी सारी नदियाँ हैं पठारी जो नीचे से आके मिलती हैं। छोटा नागपुर पठार से आने वाली नदियों में बालू का अंश अधिक रहता है। हजारीबाग के पठारी भाग से निकलने वाली फल्गु नदी गया में विशाल रूप धारण कर लेती है। वर्षा ऋतु में छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियों में भारी मात्रा में जल प्रवाहित होता है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में ये या तो पूरी तरह सूख जाती हैं या नाल के सदृश से प्रतीत होती हैं। ये नदियाँ बिहार में जल विद्युत का स्रोत होती हैं। ठीक है, ये नदियाँ सूख जाती हैं गर्मी के, ग्रीष्म के दिनों में। इसी फल्गु नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस समय इसका नाम क्या था? अगला है सोन नदी, बताओ जरा मुझे। अगला सोन नदी, यह हिरण्यवाह या तथा सोनभद्र के नाम से प्रसिद्ध दक्षिणी बिहार की प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश स्थित अमरकंटक चोटी से हुआ है। यह अभिकेंद्री का उदाहरण है, जहाँ नर्मदा एवं महानदी भी निकलती है। यह भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है तथा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड से होते हुए रोहतास से बिहार में प्रवेश करती है। यह बिहार तथा झारखंड का सीमा निर्धारण करते हुए मनेर के निकट गंगा में मिल जाती है। सोन नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रायद्वीपीय नदियों में से एक, जो प्रायद्वीप से बहकर यानी कि नीचे से बहकर आके और गंगा नदी में मिलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलती है ये। अमरकंटक जो है, अचानक अमरकंटक ये यूनेस्को के उसमें भी शामिल है, बायोडाइवर्सिटी में। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज में, प्राकृतिक में। चलो आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक को छोड़ के अमरकंटक से निकल के आती है, चलो, और मनेर के निकट गंगा मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। बिहार में 202 किलोमीटर है। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र 15,820 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिणी बिहार की सबसे लंबी नदी है ये। दक्षिणी बिहार की सबसे लंबी नदी यही है। और जहाँ से सोन नदी निकलती है वहीं से नर्मदा नदी भी निकलती है, लेकिन वो बह के कहाँ चली जाती है? अरब सागर में, गुजरात के पास से, खंबात की खाड़ी के पास। और सोन नदी कहाँ जाती है? गंगा नदी मिल जाती है। पता होगा सबको। इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं गोपद, रिहंद, कन्हर और उत्तरी कोयल। ये पूछ चुका है।
इस नदी पर 1973-74 में इंद्रपुरी बराज डेहरी में बांध का निर्माण किया गया। 1862 में निर्मित भारत का सबसे लंबा रेल पुल 1440 मीटर कोइलवर के पास बनाया गया, जिसका नाम अब्दुल बारी पुल है। तो उस समय जब बना था ये, तब सबसे लंबा रेल पुल था, 1440 मीटर लंबा रेल पुल था ये कोइलवर में। अगला है कोइलवर पुल के समानांतर 500 मीटर की दूरी पर दिसंबर 2020 में 1500 मीटर लंबे सड़क पुल का निर्माण किया गया। इस पुल का नाम बिहार के प्रसिद्ध गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है। जब तक ये जिंदा थे तब तक तो किसी ने पूछा नहीं, मरने के बाद अवार्ड दिया जा रहा है, इनके नाम पर पुल का नाम रखा जा रहा है। फल्गु नदी नेक्स्ट, खैर छोड़ो, अपना पढ़ते हैं हम लोग। फल्गु नदी ये दक्षिणी बिहार के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है, जिसका उद्गम उत्तरी छोटा नागपुर पठार हजारीबाग से होता है। कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार हजारीबाग से। इसकी मुख्य धारा निरंजना कहलाती है, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फल्गु नदी की जो मुख्य धारा है उसको निरंजना कहते हैं। इसी किनारे तो भगवान महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया के निकट मोहने नदी के मिलने के पश्चात फल्गु के नाम से जानी जाती है। जब इसे मोहने नदी मिल जाती है तब इसका नाम फल्गु हो जाता है। गया में इस नदी के किनारे पिंडदान किया जाता है, गया लोग जाते हैं ना। यह नदी अंततः सलीला या लीलाजन के नाम से जानी जाती है। जहानाबाद में बराबर की पहाड़ी के पास यह 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है और आगे चलकर अनेक शाखाओं जैसे भूतही, कररुआ, लोकायन, महाइतवाइन में विभक्त हो जाती है। इतने सारे में विभक्त हो जाती है आगे जाकर। इसके मुख्य धारा का क्या नाम है? निरंजना। निरंजना, जिसके किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 235 किलोमीटर सफ़र करने के बाद गंगा नदी के टाल क्षेत्र मोकामा में गंगा से मिल जाती है। यह एक मौसम या मानसूनी नदी है, यानी कि ये सूख जाती है, गर्म ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है ये। पुनपुन नदी यह एक मौसमी नदी है जिसका उद्गम छोटा नागपुर पठार पलामू से होता है। इसका अन्य नाम बमागधी है, बमागधी और कीकट है पुनपुन का। औरंगाबाद, अरवल, पटना में गंगा नदी के समानांतर प्रवाहित होती हुई फतुहा के पास गंगा मिल जाती है ये। इसकी सहायक नदी दरधा, मादर, बिलारो, रामरेखा, आदरी और धोखा मोरहर, यमुना आदि इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है और इतनी सारी है ये नदी। ये यमुना अलग है। बिहार में जलग्रहण क्षेत्र 7,747 वर्ग किलोमीटर है। अजय नदी यह नदी जमुई जिले से 5 किलोमीटर दक्षिण बटबार से निकलती है। बटबार से कहाँ? जमुई जिले के 5 किलोमीटर दक्षिण से। इसकी कुल लंबाई 228 किलोमीटर है। इसे जजयावती या अजमती के नाम से भी जाना जाता है। जजयावती या अजमती के नाम से भी अजय नदी को जाना जाता है। अजय नदी झारखंड के देवघर जिले में प्रवेश कर पूर्व व दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल में गंगा नदी में मिल जाती है। देखो अजय नदी की खासियत, ये कहाँ से निकली है? जमुई में। लेकिन ये यहाँ गंगा नदी में नहीं मिलती है। ये यहाँ से निकलने के बाद पूर्व की तरफ चलती है और फिर जाते जाते बंगाल में जाके गंगा नदी से मिलती है ये। ठीक है, बाकी सभी नदियों का कहाँ है? ये ऐसे नदियाँ आती है, लेकिन अजय नदी पूर्व की तरफ बहती है। कर्मनाशा नदी, बोलते हैं कि इसको पार करने से लोगों को कर्मनाश हो जाते हैं। जो भी है, कर्मनाशा का अर्थ कर्म का नाश करने वाला। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार यह अपवित्र नदी है। यह सरोदाग कैमूर में विंध्याचल की पहाड़ी से निकलकर चौसा के पास गंगा से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। कर्मनाशा का गंडक और घाघरा के बाद यह तीसरी नदी है जो बिहार व उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। कौन कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? गंडक, घाघरा और कर्मनाशा। चानन नदी, इसका शुद्ध नाम पंचानन या पंचाने है, जो अपभ्रंशित होकर चानन हो गया है। यह 5 धाराओं से मिलकर बना है, जिसमें पैमार, तिलैया, धरांजे, महाने आदि प्रमुख हैं। इसकी उत्पत्ति छोटा नागपुर पठारी से हुई है, जो राजगिरी पहाड़ी की अवरोधक होने के कारण नालंदा के गिरिया के पास एक होकर आगे बहती है। तो चानन नदी पढ़ लिया हमने। चलो आगे चलते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? छोटा नागपुर पठार से ही हुई है। और राजगीर पहाड़ी का अवरोध होने के कारण क्या करती है? छोटा नागपुर पठार से ऐसे निकलती है, लेकिन राजगीर की पहाड़ी आ जाती है तो गिरिया के पास से होकर आगे बढ़ती है ये। अगला है किऊल नदी। इसकी उत्पत्ति हजारीबाग पठार से हुई है। बिहार में यह नदी जमुई जिला के सत पहाड़ी के प्रवेश करती है। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा के पास गंगा मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी बरनर, अंजन और हरोहर है।
किउल की, ये तीनों सहायक नदी हैं, बरनर, अंजन और हरोहर। अगला है सकरी नदी। इस नदी का उद्गम स्थल झारखंड में हजारीबाग का पठार है। यह बिहार के गया, पटना, नवादा, मुंगेर जिले से प्रवाहित होती हुई गंगा में मिल जाती है। सकरी नदी यह सुमागधी के नाम से भी जानी जाती है। सुमागधी, सुमागधी के नाम से जानी जाती है सकरी नदी। दुंगौती नदी। दुंगौती नदी की उत्पत्ति कैमूर पहाड़ी के दक्षिण सिरे भाखमा नामक गांव के निकट से होती है। यह नदी लगभग 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है, जहां अनेक छोटी पहाड़ियां नदियां इससे मिलती है, इसको बड़ा रूप प्रदान करती हैं। यह शेरशाह किला के निकट प्रवाहित होते हुए करमचह के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यह नदी लगभग पहाड़ी भाग से 300 वर्ग किलोमीटर का जल प्रवाहित करती है। इसमें सालों भर पानी रहता है दुंगौती नदी में, और सिंचाई काम आता है। इसकी कई सहायक नदियां भी हैं। अब आ गया मैप अपने पास। अब देख लेते हैं नदियां, समझ में आ जाएगा पूरी की पूरी। सबसे पहले कौन सी नदी? गंडक, घाघरा। ये देखो घाघरा नदी, ठीक है। उसके बाद गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती, बागमती, उसके बाद अधवारा, फिर कमला। देखो यहाँ पर ये सब मिल रही है इसमें। फिर यहाँ पर आके ये गंगा में कोसी की नदी मिल गई है, और सबसे अंत में इधर है महानंदा। ये रही, ये रही, ये कन्हाई नदी है, ये महानंदा नदी यहाँ से आई। और अगर नीचे से देखें हम लोग तो ये सोन नदी है, ये पुनपुन नदी है, उसके बाद ये, उसके बाद फल्गु नदी है, उसके बाद से धाधर नदी है, ये पंचाने हैं। अभी ये दोनों मिलके जाके गंगा मिल जा रही हैं। ये बढुआ नदी है, और ये इधर से गंगा इधर चली जा रही है, ठीक है। तो यही है, इसीलिए इसको बोलते वृक्षाकार है बिहार में अपवाह तंत्र। ये वृक्ष की मुख्य शाखा लग रही, बाकी ये सब उसके अगल बगल की शाखाएं लग रही, ठीक है। तो देख लिया हमने कहाँ से कौन कौन सी नदी आ रही है। इधर सबसे शुरू में कौन सा आता है? घाघरा से महानंदा तक, घाघरा से महानंदा तक ऊपर में। और इधर सोन नदी से इधर सबसे अंत में है बढुआ नदी, बढुआ, ठीक है। तो सोन से बढुआ तक। आगे बढ़ते हैं। ये पीडीएफ मिल जाएगा, किसी को पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बिहार के प्रमुख नदियाँ, उनके उद्गम स्थल, संगम, लंबाई, सहायक नदियाँ। तो अभी हमने ये पूरा पढ़ा, तो ये फिर उसी का लिस्ट बना के दिया है, ठीक है। तो अभी तो हमने इसको पढ़ लिया, तो लिस्ट मिल जाएगा पीडीएफ में, ले लेना, निकाल के रूम में चिपका लेना, जो भी जैसे लगे। जलप्रपात, अब आ गया हम। जब नदी तल का ढलान एकाएक तीव्र गति से नीचे की तरफ गिरता है तो इस प्रक्रिया को जलप्रपात कहा जाता है। मैदानी भाग, यूपी, बिहार, इन सब में घूम जाओ, कहीं जलप्रपात मुख्यतः नहीं मिलेगा। बिहार के दक्षिणी भाग में क्यों मिलता है? क्योंकि पठारी प्रदेश है वहाँ, ठीक है। जब नदी बह रही है, अचानक से यहाँ पठार से नीचे गिरती है ऐसे, तभी तो जलप्रपात होता है, फिर आगे बहने लग जाती है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? वेनेजुएला। जब नदी तल का ढलान एकाएक तीव्र गति से नीचे की तरफ गिरता है तो इस प्रक्रिया को जलप्रपात कहते हैं। वैसे तो ये नदी मार्ग कहीं भी बन सकते हैं, पर मुख्य रूप से यह पहाड़ी मार्गों में बनते हैं, पहाड़ी या पठारी। इसलिए दक्षिण भारत में अधिक जलप्रपात मिलेंगे, या फिर हिमालय में। वर्तमान बिहार के गया, रोहतास, नवादा जिलों में अनेक स्थानों पर जलप्रपात मिलते हैं। बिहार के प्रमुख जलप्रपात निम्नलिखित हैं। ककोलत, सबसे प्रमुख कौन सा? ककोलत। यह नवादा जिले में ककोलत की पहाड़ी पर स्थित है। यह नवादा शहर से दक्षिण पूर्व में 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूरी मत याद रखना। यह कई चरणों में कोडरमा पठार से उतरता है। कौन सा पठार? कोडरमा पठार। कौन सा जिला? नवादा जिला। इस प्रपात की कुल ऊंचाई कितनी है? 47 मीटर, 47। पर मुख्य प्रपात की 24 मीटर ऊंची है। वैसे तो प्रपात की ऊंचाई 47 मीटर है, लेकिन मुख्य जलधारा जो है उसकी ऊंचाई 24 मीटर है। सुखलदरी जलप्रपात नेक्स्ट है। यह जलप्रपात उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर कनहर नदी लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरती है। इसमें जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। कहाँ पर? ये सीमा पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश बिहार का। परासडीह जलप्रपात। परासडीह गांव के निकट पारस नदी, पंडा नदी के संगम तल पर परासडीह जलप्रपात स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 370 फीट है। 370 फीट है। बिहार का प्रमुख जलप्रपात। तलहार कुंड
कैमूर जिला में दुर्गावती नदी के समीप कैमूर पठार पर अवस्थित है। ऊंचाई 80 मीटर है। तल्हार कुंड। करकटगढ़, चैनपुर, कैमूर, तो कैमूर जब आ गया तो कैमूर पर्वत श्रृंखला पर उत्तर प्रदेश सीमा के निकट है। ककोलत नवादा में पहाड़ी पर अवस्थित 150-160 फीट ऊंचाई है। तुतला प्रपात सासाराम में है, तुतला भवानी मंदिर के निकट है। मांझर कुंड सासाराम में है। तारचंडी कैमूर पहाड़ी में विंध्यवासिनी पर्वत श्रृंखला में है। ये माछर कुंड कैमूर पहाड़ी में ही है। धुआं कुंड से आगे कावा नदी सासाराम में ही है। माझर कुंड के निकट धोबा नदी पर 30 मीटर ऊंचा। और कशिश वाटरफॉल सासाराम में है, ये 800 फीट ऊंचा है। ये तमासीन जलप्रपात प्रकृति की न्यारी, मनोहरी और सुरम्य घाटियों के बीच एक बड़ा आकर्षक सा जलप्रपात है। यह जलप्रपात मुहाने नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? मुहाने नदी पर। इसकी ऊंचाई 50 फीट है। दुर्गावती जलप्रपात, यह रोहतास के छान पापरा गांव के पास 91 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। इसे खादर कोह प्रपात भी कहते हैं। इस जलप्रपात के नज़दीक फुलवारिया नदी पर जियाखुंड नाम का एक छोटा जलप्रपात भी है। धुआ कुंड जलप्रपात, यह सासाराम के पास तारचंडी में काव नदी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त कर्मनासा जलप्रपात, गुरसिंधु, मालदूह और केरीदह गोवा आदि अन्य जलप्रपात हैं। ये सभी जलप्रपात हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट है झरना। जहाँ उत्तर बिहार में ठंडे जल के झरने मिलते हैं, वहीं दक्षिण बिहार में गर्म जल के झरने मिलते हैं। बिहार में प्रमुख गर्म जल के झरने निम्नलिखित हैं। गर्म जल के झरने भीम बांध के झरने, मुंगेर जिला स्थित खड़गपुर पहाड़ियों से निकलने वाले सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड तथा रामेश्वर कुंड प्रमुख हैं। इसके सर्वाधिक गर्म सीता कुंड है, जो 57 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म रहता है। राजगीर के झरने, राजगीर की पहाड़ियों में नानक कुंड, ब्रह्म कुंड आदि गर्म जल वाले झरने हैं। जलकुंड, बिहार में अनेक स्थान पर जलकुंड पाया जाता है। राजगीर में सर्वाधिक जलकुंड विद्यमान हैं। यहाँ सप्तधारा, सतधरवा, सूर्य कुंड, गोमुख, ब्रह्म कुंड, मकदूम कुंड और नानक कुंड तथा गोमुख कुंड हैं। इतने सारे हैं यहाँ राजगीर में। ये महत्वपूर्ण जलकुंड हैं, इसको याद कर लेते हैं। देखते हैं पढ़ के कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर है। राजगीर में है, मुंगेर में है। मुंगेर और राजगीर में ही मुख्य रूप से है। ब्रह्मकुंड राजगीर, सबसे अधिक गर्म ब्रह्मकुंड ही है। सूर्य कुंड दूसरे नंबर पर राजगीर। गोमुख कुंड, ऋषि कुंड मुंगेर में। ऋषि, लक्ष्मण, भरारी, श्रृंगार और पंचतर ये सभी कहाँ हैं? मुंगेर में है। ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड, भरारी कुंड, श्रृंगार और पंचतर ये सभी हैं मुंगेर में। सप्तधारा या सप्तधरवा ये भी राजगीर में है। मकदूम कुंड ये भी राजगीर में है। नानक कुंड ये भी राजगीर में है। सीता कुंड, रामेश्वर, लक्ष्मीश्वर और जन्म कुंड ये सभी मुंगेर में है। तो मुंगेर में कौन कौन से हो गए? सीता, राम, लक्ष्मण, तीनों हो गए। सीता, राम, लक्ष्मण, भरारी, श्रृंगार, पंचतर, पंचतर भी हो गया, लक्ष्मी भी हो गया, जन्म कुंड भी हो गया। ठीक है, तो ये सभी मुंगेर में है। और उसके ऊपर राजगीर में कौन कौन से हो गए एक बार फिर से पढ़ते हैं। सप्तधारा या सप्तधरवा, मकदूम कुंड और नानक कुंड ये राजगीर में, ये तीन मुख्य। और तीन कौन कौन से हैं? ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड और गोमुख कुंड। ब्रह्म, सूर्य, गोमुख, सप्तधारा, मकदूम कुंड और नानक। नानक भी राजगीर में ही है। बाकी राम, सीता, राम, लक्ष्मण ये सभी कहाँ हैं? मुंगेर में हैं। तो सबसे अधिक गर्म कौन सा है? तो ब्रह्म कुंड याद रखना। राजगीर के निकट ब्रह्म कुंड है, जहाँ 7 मीटर चौकोर में 1 से 1.5 मीटर गहराई में गर्म जल स्रावित होता है। इस जल का तापमान लगभग 87 डिग्री सी है, बहुत गर्म। बिहार में गर्म जल कुंडों का दूसरा क्षेत्र मुंगेर है, जहाँ लक्ष्मी स्वर कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, पंचतर कुंड अभी हमने ऊपर पढ़ा वो सभी शामिल हैं। जलकुंड का पानी सर्वाधिक गर्म 62 डिग्री सी है। गया में, मुंगेर में सबसे ज़्यादा कितना है? 62 डिग्री सी। गया में अग्नि कुंड और ब्रह्म कुंड जलकुंड है। अगला है झील। उत्तर बिहार की नदियाँ गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण हुआ है। स्थानीय भाषा में इसे मन कहा जाता है। ऐसे झील प्रवासी पक्षियों का सैरगाह, मत्स्य पालन, सिंचाई के लिए काम आते हैं। नदियाँ ऐसे बह रही है, ठीक है। कुछ दिन बाद ये और ये मिल गया, ये भाग कट के अलग हो गया, तो यहाँ झील बन जाती है। बिहार के प्रमुख गोखुर झीलों में सरैया मन बेतिया, सोनबर्ग मन हरसिद्धि,
सेमरीमन जोगपट्टी, मोती झील मोतिहारी, पिपरामन पिपरा, खड़गपुर झील खड़गपुर में शामिल है आदि हैं। ये सब बिहार के प्रमुख झील हैं। ठीक है, गोखुर झील है, गोखुर झील। बिहार में अन्य प्रमुख झीलें, कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है ये। यह लगभग 16 किलोमीटर वर्ग में विस्तृत है। नवंबर दिसंबर माह के मध्य यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। यह निमग्न वनस्पति के लिए भी प्रसिद्ध है। इसकी जैव विविधता को देखते हुए सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जंतु वैज्ञानिकों के लिए यहाँ शोध के लिए बैंडिंग स्टेशन की स्थापना भी की गई है। जुलाई 2020 में इसे भारत के 37वें रामसर स्थल के रूप में, वेटलैंड में 37वें रामसर स्थल, ये याद रखना, 37वां रामसर स्थल है ये। पूछ सकता है कि रामसर स्थल में कौन सा शामिल हुआ, तो कांवर झील। कितने नंबर का? तो 37वां। इसकी और इसको शामिल कर दिया गया। बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है ये, वेटलैंड। सिमरी झील, यह सहरसा से 25 किलोमीटर की दूरी पर सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में स्थित है और यह कई झीलों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। इस श्रृंखला में जमुनिया, सरदिया, कुमीनी और गोबर झीलें प्रमुख हैं। ये सब झील मिलकर सिमरी झील बनती है सहरसा में। घोघा झील, यह कटिहार के मनिहारी प्रखंड में स्थित है। घोघा, इस झील में पानी की आपूर्ति महानंदा नदी और वर्षा जल से होती है। कुशेश्वर स्थान झील, यह दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल शरद ऋतु में 20 वर्ग किलोमीटर रहता है, जबकि वर्षा काल में 100 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। 100 वर्ग किलोमीटर में झील फैल जाता है। यह प्रवासी पक्षियों का प्रवास स्थल है। दरभंगा के दक्षिणी भाग में है ये। बिहार में प्रमुख जल निमग्न गीली भूमियाँ। ठीक है, बिहार में अधिकतर जल निमग्न भूमि गंगा नदी के उत्तर, गंडक नदी के पश्चिम और महानंदा नदी के पूर्व में स्थित है। गंगा नदी के उत्तर, गंडक नदी के पश्चिम और महानंदा नदी के पूर्व में स्थित है, यानी कि ये वाला उत्तरी बिहार का मुख्य वाला क्षेत्र। यहाँ ताल, चौर, मन झीलों का निर्माण हो गया है जो बाढ़ नियंत्रण में मदद करती हैं। बाढ़ आती है तो इन सब में पानी भर जाता है तो गांव में पानी प्रवेश करने से रुक जाती है। बाढ़ के समय नदियों का अतिरिक्त जल इनमें आकर समा जाता है। बिहार में कुल जल निमग्न भूमि क्षेत्र का 21% तालाब, मन आदि निजी स्वामित्व में है, जबकि 79% सरकारी संपत्ति है। तालाबों से प्रतिवर्ष राजस्व की प्राप्ति होती है। तालाब, पोखर, मन, झील में मत्स्य पालन संबंधित कार्यों में बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध होते हैं। बिहार के प्रमुख जलमग्न गीली भूमि क्षेत्र सहरसा में कौन कौन सा है? भगवा चौर, बोरा चौर, एकपीरा घर, कौदा लोहार, परवा मुरीली चौर, रत्नापुर और मुरादपुर चौर, ये सभी हैं वहाँ। ग्राम या शहर, बलुआ बाजार है सहरसा में, खरकता ताल है, किशनपुर है, कौदा लोहार है, कुमारगेज, ये सब याद नहीं करना इतना सारा। ठीक है, रोहतास में कौन सा है? कैमूर निमग्न भूमि है। भागलपुर में बहुआ ताल है। बेगूसराय में कांवर झील है। वैशाली में रघुपुर है। सारण में हरबिया चौर है। दरभंगा में रवारा यानी कुशेश्वर हो गया। पूर्वी चंपारण में कौन सा हो गया? केसरिया और चौर खेतर। पश्चिमी चंपारण में हो गया चैता चौर, मानसी चौर, उदयपुर झील। इतना याद नहीं करना है, इन सबको ये नहीं पूछता है। सिंचाई, बिहार एक उष्ण मानसूनी राज्य है। यह कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित होती है। अब हम सिंचाई पे आ गए हैं। परंतु मानसूनी वर्षा की प्रकृति एवं मात्रा एक समान नहीं है, अतः कृषि के लिए बिहार में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बिहार में प्राचीन काल से सिंचाई द्वारा कृषि करने की परंपरा रही है। सामाजिक चेतना अधिक उत्पादन करने की लालसा ने सिंचाई के नए साधनों को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट है सिंचाई के साधन। बिहार में मुख्यतः नहर, तालाब, नलकूप, कुआं द्वारा सिंचाई की जाती है, जिसमें सर्वाधिक हिस्सा नलकूपों का, उसके बाद नहरों का, उसके बाद अन्य साधनों का आता है। सबसे ज़्यादा किसका आता है? नलकूप का। क्यों नलकूप का आता है? नलकूप गाड़ना आसान होता है बिहार में, क्योंकि मिट्टी है ना, मैदानी भाग है। पठारी भाग में जहाँ नलकूप गाड़ना मुश्किल होता है और नीचे भौम जल की कमी होती है, वहाँ नलकूप से सिंचाई कम होगी, सीधी सी बात है। बिहार में मुख्य तथा मध्यम सिंचाई। बिहार में कुल जल क्षेत्र 3.52 लाख हेक्टेयर है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 3.8%। इसको याद रख लेना। राज्य में नलकूप सिंचाई का मुख्य साधन है। इसके द्वारा 63%। सबसे प्रमुख राज्य में सिंचाई का क्या माध्यम है? तो नलकूप बोरिंग जिसको बोलते हैं। ओके, और कितने परसेंट सिंचाई की जाती है नलकूप से? 63%, 63.5%। नहरों द्वारा 30%।
ठीक है, सिंचाई की जाती है। तो नहर और नलकूप मिला के कितने हो गए? 93%। बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र 54.93 हेक्टेयर है और 2009-10 में 44.33 लाख हेक्टेयर था। सर्वाधिक 3.4 लाख हेक्टेयर सकल सिंचित क्षेत्र रोहतास जिले में है और सबसे कम शिवहर में, क्योंकि शिवहर छोटा सा जिला ही है। सबसे ज़्यादा किस ज़िले में है? रोहतास में। सबसे ज़्यादा किस ज़िले में है? रोहतास में। और सिंचित क्षेत्र है जहाँ सिंचाई की जाती है और खेती की जाती है। बिहार में खरीफ, रबी और गर्मा फसलों की सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। ये नहरें सोन, गंडक, कोसी आदि नदियों पर बांध बनाकर निकाली गई हैं। बिहार में अग्रलिखित स्रोतों द्वारा मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। किससे? नहर से, तालाब, नलकूप, कुआं, नदियाँ, आहर, पाइन और अन्य स्रोत। नहरों द्वारा सिंचाई। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी भाग की मिट्टी मुलायम होती है और ज़मीन की ढाल मंद होती है तथा सदा प्रवाही नदियाँ होती हैं, इसलिए वहाँ नहर के सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में अपनाया गया है। नहर बनाना आसान होता है, इसलिए नहर बनाया गया। सीधी सी बात यही कह रहा है ये। बिहार में 2 प्रकार के नहरें हैं, नित्यवाहिनी नहरें और अनित्यवाही नहरें। नित्यवाही क्या? जिसमें हमेशा बहता रहता है। अनित्यवाही जिसमें हमेशा नहीं बहता है। वह नहरें जो वर्षा पर्यंत जल से परिपूर्ण रहती हैं। इन नहरों का उद्गम या तो सदा प्रवाही नदियों से अथवा बांधों पर निर्मित कृत्रिम जलाशय से होता है। उत्तरी बिहार की अधिकांश नहरें इसी प्रकार की हैं। क्या करते हैं हम? नदी बह रही है, यहाँ पर हमने बांध बनाया। अब यहाँ पर क्या होगा? पानी इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा। यहाँ से हमने एक लाइन खींच दिया, पानी इधर भागेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जब हिमालय से नदियाँ आ रही हैं, यहाँ पर पानी 12 महीना मिलेगा, इसीलिए सदा बहती रहती हैं ये। अनित्यवाही नहरें ये मौसमी नहरें होती हैं जो सीधी नदियों से निकाली गई होती हैं। वर्षा ऋतु में नदियों बाढ़ के अतिरिक्त जल से ये नहरें प्रवाहित होती हैं। जब नदी से ज़्यादा जल होगा तभी तो नहरें में जाएंगी ना। और जब हम बांध बना देंगे तो पानी को रोक के हमने ज़बरदस्ती भेजा है नहर में। बिहार में नहरों के माध्यम से कृषि करने का उल्लेख पुराणों में भी है, परंतु बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत 1874 में 1874 सोन नहर के निर्माण के साथ हुआ। कौन सा? सोन नहरों। सोन नदी पर जब नहर बनाए गए तब शुरुआत हुआ था 1874 में बिहार में। अन्य नहरें, ढाका और तिऊड़ की नहर, यह चंपारण जिले के अंतर्गत है। ढाका और तिऊड़ की नहर कहाँ है? ढाका से बांग्लादेश मत समझ लेना, ये कहाँ है? चंपारण जिले के अंतर्गत लाल बाकिया और तिऊड़ नदियों से निकाली गई है। यह नहर लगभग 25,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। कमला नहर, यह दरभंगा जिले के उत्तरी भाग में कमला नदी से निकाली गई है। इस नहर द्वारा मधुबनी के क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है, कमला नहर से। सकरी नहर, इस नहर का निर्माण 1950 इसमें हुआ था। इस नहर के द्वारा मुंगेर, गया, पटना आदि जिलों की भूमि सिंचाई की जाती है। सीधा सीधा सा पूछ लेगा, सकरी नहर से किन जिलों में सिंचाई की जाती है? तो मुंगेर, गया, पटना, इन जिलों में। ऐसे मुंगेर, गया, पटना इधर से आता है। मयूराक्षी नहर, इस नहर द्वारा बिहार के लगभग 25.130 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है। मयूराक्षी नहर द्वारा। सोन परियोजना, इसके अंतर्गत बिहार के सबसे प्राचीन सोन नहर का निर्माण सोन नदी पर 1873-74 ईस्वी में डेहरी नामक स्थान पर किया गया था। सोन नदी से 2 नहरें निकाली गई हैं, पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन। सीधी सी बात। पूर्वी सोन 130 किलोमीटर है, जो पटना के पास गंगा मिल जाती है। यह एक संबंध नहर है जिसमें औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद आदि जिलों के 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। सोन नदी ऐसे बहती है। सोन नदी से इधर चले जाओ, ये पूर्वी वाला हो गया, इधर चले जाओ, ये पश्चिमी वाला हो गया। बस वही तो कह रहा है। सोन नदी अगर देखा होगा, सोन नदी पर मैंने 30-35 सेकंड का वीडियो बनाया। मैपिंग पर छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं मैंने, 1 मिनट, 5 मिनट ऐसे ही करके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो वॉर वगैरह चल रहा है रूस यूक्रेन का, इन सब से संबंधित भी मैंने बना दिए हैं। वॉर ज़्यादा मत पढ़ना, बस उससे संबंधित मैपिंग पढ़ लेना। और राजधानियाँ। पश्चिमी सोन नहर सोन नदी के दक्षिण की ओर से निकाली गई है। यह नहर पुनः 3 उपशाखाओं में विभाजित होती है। पहली शाखा आरा तक गई है, जो भोजपुर जिले को सिंचित करती है। तीसरी शाखा चौसा यानी कि डुमरांव शाखा है, और ये तीनों नहर भोजपुर, बक्सर, रोहतास जिलों के लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि के क्षेत्र में सिंचाई करती है। तो पश्चिमी सोन नहर कहाँ कहाँ होता है? भोजपुर, बक्सर और रोहतास, और आरा भी गई है, तो आरा वही तो हो गया। अगला है और पूर्वी सोन नहर से औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद, ये सब। कोसी परियोजना,
कोसी सरकार तथा नेपाल सरकार की आपसी सहमति के बाद 1954 ईस्वी में कोसी परियोजना की शुरुआत हुई। 1965 में यह बनकर तैयार हो गई। इस परियोजना के अंतर्गत 3 नहरों का निर्माण किया गया, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर 2 और राजपुर नहर 3। कौन कौन से हो गए कोसी परियोजना में? पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर, राजपुर नहर। सोन में कितना था? पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। इसमें क्या है? पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर। पूर्वी कोसी नहर यह हनुमान नगर जलाशय के पूर्व से निकाली गई पूर्वी कोसी नहर की मुख्य शाखा की लंबाई 44 किलोमीटर है। इसकी 4 शाखाएं हैं, मुरलीगंज नहर, जानकी नगर नहर, पूर्णिया नहर और अररिया नहर। ठीक है, ये पूर्वी कोसी नगर की नहर की 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? मुरलीगंज नहर, जानकी नगर नहर, पूर्णिया नहर और अररिया नहर। पश्चिमी कोसी, ये कोसी बहती है, इसके पूर्व में देखना और इसके पश्चिम में देखना। पश्चिमी कोसी यह हनुमान नगर जलाशय के पश्चिमी किनारे से निकाली गई है। इसकी लंबाई 115 किलोमीटर है। इसमें दरभंगा जिले के 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है पश्चिमी कोसी नहर से। राजपुर नहर यह कोसी नहर की उप शाखा है। प्रशाखाओं सहित 366 किलोमीटर लंबी इस नहर से खगड़िया तथा सहरसा जिले के लगभग 1.60 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। राजपुर नहर की 4 उपशाखाएं हैं। अब राजपुर की भी 4 उपशाखाएं हैं, मधेपुर उपशाखा, उसके बाद से गम्हरिया उपशाखा, सहरसा उपशाखा और सुपौल उपशाखा। ये राजपुर नहर की उपशाखा है। कौन किस किस जिले में सिंचाई होती है? खगड़िया और सहरसा। सहरसा खगड़िया इधर आसपास है। गंडक परियोजना भारत सरकार के सहयोग से बिहार तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना गंडक नदी परियोजना है। बिहार और यूपी सरकार मिलकर इस परियोजना को चला रही है, याद रखना। और कोसी में नेपाल सरकार सहभागी थी। 1959 के समझौते के आधार पर नेपाल को भी इसका लाभ दिया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत वाल्मीकि नगर बिहार में बांध का निर्माण त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर 1869 से 70 ईस्वी में किया गया। बांध का आधा भाग बिहार में, आधा भाग नेपाल में है। तो बिहार, यूपी और नेपाल। गंडक परियोजना बिहार के भैंसा लोटल नामक स्थान पर गंडक नदी के ऊपर 837.8 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया। इसी बैराज के दोनों तरफ पश्चिमी और पूर्वी गंडक नहरें निकाली गई हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 2 नहरों का निर्माण किया गया है, पूर्वी त्रिवेणी नहर और पश्चिमी त्रिवेणी नहर। पूर्वी त्रिवेणी नहर जिसे तिरहुत नहर भी कहते हैं, इसका निर्माण 1904 ईस्वी में हुआ। इसकी कुल लंबाई 293 किलोमीटर है। इस प्रणाली से 6.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। इस नहर से पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर आदि जिलों में सिंचाई होती है। इस नहर से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण त्रिवेणी नहर। पश्चिमी त्रिवेणी नहर की कुल लंबाई 200 किलोमीटर है, जिसका नेपाल में 19 किलोमीटर है, उत्तर प्रदेश में 112 किलोमीटर और बिहार में 69 किलोमीटर का भाग है। इस नहर को सारण नहर भी कहते हैं, क्योंकि इससे सिंचित जिले सारण प्रमंडल के गोपालगंज, सारण और सीवान है। इस नहर प्रणाली से 4.84 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। गंडक परियोजना के अंतर्गत 2 और नहर पूर्वी नहर और पश्चिमी नेपाल नहर स्थित है। गंडक परियोजना के अंतर्गत 2 नहर, पूर्वी नेपाल नहर और पश्चिमी नेपाल नहर। गंडक परियोजना में 2 हैं, लेकिन दोनों नहर नेपाल में स्थित हैं। पश्चिमी नेपाल नहर पर ही नेपाल में सूरजपुरा में जल विद्युत केंद्र स्थापित है, जबकि पूर्वी नेपाल नहर पर वाल्मीकि नगर में जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इन दोनों जल विद्युत केंद्रों की उत्पादन क्षमता 15-15 मेगावाट है। नलकूपों द्वारा सिंचाई बिहार में पहले विधि स्रोतों द्वारा सिंचाई की जाती थी, परंतु नलकूपों के विकास से विविध स्रोत पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया है। भूमिगत जल के उच्च स्तर वाले क्षेत्र में ही नलकूप लगाए जाते हैं। बिहार के मैदान भागों में नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। निजी और सरकारी नलकूपों में सबसे अधिक सिंचाई होती है। नलकूपों में सबसे अधिक सिंचाई समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय जिलों में की जाती है। सारण, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, वैशाली, सहरसा, दरभंगा, भोजपुर, नवादा जिलों में और जहाँ गेहूँ और धान की मुख्य फसलें उगाई जाती हैं, नलकूप ज़्यादा कारगर पाए जाते हैं। जहाँ नलकूप लगाना आसान हो, यानी कि भौम जल ऊपर हो और ज़मीन में नलकूप लगाना आसान हो, और वहाँ धान और गेहूँ की खेती में नलकूप मददगार होते हैं। कुओं द्वारा सिंचाई बिहार का यह पूरा साधन है। पूरा का मतलब पुराना। गंगा के मैदानी भाग के भूमिगत जल का स्तर काफ़ी ऊंचा है। कई स्थानों पर 7 फीट के आसपास खोदने पर ही पानी का स्रोत मिल जाता है। इसलिए तो कुआं से किया जाता है, कच्चा कुआं, पक्का कुआं।
कच्चा कुआं यह अस्थायी प्रकार का होता है, जरूरत पड़ने पर खेत के एक कोने में खोद दिया जाता है। गंगा के मैदानी भाग में रब्बी व ईख उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में अस्थायी कुओं का निर्माण किया जाता है। खेत में 10 फीट पानी खोदते हैं, नीचे से पानी आ जाता है। पक्का कुआं, इस प्रकार के कुएं ईंटों तथा पत्थरों द्वारा निर्मित किए जाते हैं, ये अस्थायी कुआं कहलाते हैं। उपयुक्त दोनों प्रकार के कुओं से पानी खींचने के लिए लाठी, कुंडी, डेंगी, रहट आदि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। पुली लगाया जाता है, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग जगह पर उपयोग किया जाता है। तालाब द्वारा, पहाड़ी एवं पठारी भागों में अधिकतर तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। सिंचाई के साथ साथ मत्स्य पालन भी इसमें किया जाता है। तालाबों द्वारा सिंचाई का उपयोग पूर्णिया को छोड़कर सामान्य रूप से पूरे बिहार में होता है, क्योंकि पूर्णिया में वार्षिक दर अधिकतम है। वार्षिक का दर अधिकतम है पूर्णिया में। तालाब द्वारा सिंचाई क्षेत्र मात्र 2.7% है, मतलब 2.7% भाग ही ऐसा है जहाँ पर तालाब द्वारा सिंचाई होता है। आहार एवं पाइन द्वारा सिंचाई, इसका निर्माण नदियों, नालों, नहरों से सिंचाई हेतु मिट्टी खोदकर कृत्रिम प्रणाली से किया जाता है। गया, पटना, भागलपुर, मुंगेर जिलों में जमींदारों द्वारा पाइन का निर्माण कर सिंचाई में प्रयोग के लिए लाई जाती है। वर्तमान में आहार एवं पाइन द्वारा सिंचाई पटना, मुंगेर, शाहबाद एवं दरभंगा में अधिक प्रतिशत में है, आहार और पाइन खोद कर। ठीक है। बिहार में इस समय 20,938 ऐसी प्रणालियां हैं, जिनमें से 17,683 84% कार्यशील है। यह प्रणाली दक्षिणी बिहार के 17 जिलों में मौजूद है। आहार पाइन, जिसकी सर्वाधिक संख्या में गया में, दूसरे नंबर पर नवादा, तीसरे पर जमुई, चौथे पर बांका है। याद मत करना, ये नहीं पूछता है। सिंचाई की दृष्टि से दो प्रमुख फसल धान एवं गेहूं हैं, जिसके अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र का 85% हिस्सा है। मुख्यतः धान और गेहूं का ही उत्पादन बिहार में होता है। 44.50% चावल और 29.50% गेहूं के अधीन है तथा 7.44% मक्का के अधीन है। तो गेहूं, चावल, मक्का, ये तीन हो गए। सिंचाई क्षमता, बिहार में चरम सिंचाई क्षमता 1,117.54 लाख हेक्टेयर अनुमानित है। चरम, जिसमें भूतल, भूजल दोनों प्रकार के संसाधनों का उपयोग करने वाली बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाएं सब कुछ मिला के, बृहद, लघु, मध्यम तीनों सिंचाई योजना, भूतल और भौमजल सबको मिला के 117.5 लाख हेक्टेयर भूमि है बिहार में जो सिंचाई की जाती है जिस पर। बड़ी और मझौली सिंचाई योजनाओं का चरम 53.53 लाख हेक्टेयर है। वहीं लघु सिंचाई 64.01 लाख हेक्टेयर है। अन्य सिंचाई परियोजना, पहला है इसमें बागमती परियोजना। अन्य सिंचाई परियोजना में इसके अंतर्गत सीतामढ़ी जिले में स्थित रामनगर में एक बांध बनाया गया और नहर प्रणाली का विकास किया गया बागमती के तहत। इस परियोजना में लाभान्वित होने वाले जिलों में सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर प्रमुख हैं। किसमें? बागमती परियोजना में। किस जिले में है? सीतामढ़ी जिले में। पुनपुन बैराज, इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में हमीदनगर गांव में एक बैराज बनाकर इसका निर्माण किया गया, पुनपुन बैराज का, जिसका उद्देश्य पटना और जहानाबाद जिलों को सिंचित करना है। पुनपुन बैराज से कौन कौन जिले? पटना और जहानाबाद। जमनिया पंप नहर योजना, इस योजना का पूरा कर राज्य के कैमूर जिले में सिंचाई क्षमता सृजित किया जा रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों के बीच सोन बेसिन के जल बंटवारे के तहत बिहार राज्य को आवंटित जल के विरुद्ध इस योजना का कार्यान्वयन किया गया। जमनिया पंपा नहर परियोजना कैमूर जिले में। बटाने जलाशय योजना 2000 में राज्य के पुनर्गठन के पश्चात बिहार और झारखंड के बीच एक अंतर्राज्यीय योजना बन गई है बटाने। इस योजना से बिहार राज्य का औरंगाबाद जिला, झारखंड राज्य का पलामू जिला लाभान्वित हुआ। झारखंड का कौन सा जिला? पलामू, और बिहार का औरंगाबाद। बटाने से इस योजना का विकल्पित सिंचित क्षमता 9,870 हेक्टेयर के विरुद्ध मार्च 2002 तक 7,380 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है। ओके। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश के शाहडोल जिले में सोन नदी पर स्थित यह बहुउद्देशीय परियोजना है। एमपी में है ये। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बिहार, यूपी, एमपी तीनों मिलकर एक परियोजना चला रहे। कौन सा? बाण सागर। किस नदी पर होगा ये? सोन नदी पर ही है तीनों का। बाण सागर बांध का जल एवं इसके निर्माण की लागत का बंटवारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य 2-1-1 है, यानी कि मध्य प्रदेश को 2, बिहार को 1 और यूपी को 1 मिलेगा जितना भी जल होगा। इसके मध्य प्रदेश में 2490 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1500 वर्ग किलोमीटर, बिहार में 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों पर सिंचाई हो जाएगी। मंडल डैम परियोजना, यह एक अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2019 को झारखंड के पलामू जिले में स्थित उत्तर कोयल नदी पर मंडल डैम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह नदी
सोन नदी की एक सहायक नदी है। उत्तरी कोयल जो नदी है, उत्तरी कोयल, ये सोन की सहायक नदी है। इसी पर ये मंडल डैम परियोजना बनाया गया, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2019 में शिलान्यास किया गया उसका। ठीक है, तो ये करंट अफेयर भी हो गया और ये सिंचाई परियोजना का भी भाग हो गया। यह प्रोजेक्ट झारखंड बिहार राज्य के लिए काफ़ी फलदायी होगा। इस प्रोजेक्ट की लागत इतना लाख रुपए है, जिसमें 60% 1378.6 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी और 40% राशि बिहार झारखंड सरकार द्वारा दी जाएगी। परियोजना के पूरा होने पर 1,11,521 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें 91,971 हेक्टेयर है लिखा हुआ, लगभग 82.843% बिहार को और 19.604 हेक्टेयर 17.57% झारखंड को सिंचाई सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो इससे बिहार ज़्यादा लाभान्वित। सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना किसको कहते हैं? 2000 हेक्टेयर से कम वाले को लघु बोलते हैं, मध्यम 2000 से 10,000 और बृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक के लिए होती है। इसके लिए मुख्यतः डैम बनाया जाता है बृहद सिंचाई परियोजना वगैरह के लिए। बिहार में वर्ष 2019-20 तक सिंचाई क्षमता की स्थिति, तो ये सिंचाई क्षमता की स्थिति दिया है, ये सब याद मत करना, बहुत ही ज़्यादा डिटेल हो जाता है। बिहार में वर्ष 2019-20 तक विभिन्न माध्यमों द्वारा सिंचाई, ये जरूर याद रखना। सबसे ज़्यादा नलकूप 9, नलकूप के बाद क्या आएगा? नहर। ठीक है, नहर, उसके बाद तालाब, फिर कुआं, फिर अन्य साधन। तो नलकूप, नहर, तालाब, कुआं, फिर अन्य साधन, इसको जरूर याद रखना। 63% नलकूप, 30% नहर, 1.9% तालाब और 0.8% कुआं और 3.6% अन्य है। और अब है सिंचाई के प्रकार, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, सबसे कम सिंचित क्षेत्र। नहर से सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र रोहतास, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद है। ठीक है, नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई इन्हीं तीनों जिलों में होती है, रोहतास में, पश्चिमी चंपारण और औरंगाबाद में नहर से। सबसे कम सिंचित क्षेत्र है नहर से शेखपुरा, कटिहार और सहरसा में। नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई समस्तीपुर, सीतामढ़ी, कटिहार में होती है और सबसे कम सिंचाई शिवहर, जहानाबाद और दरभंगा में होती है नलकूप से। तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई दरभंगा, शेखपुरा, सीतामढ़ी में होती है और तालाब से सबसे कम सिंचाई मुंगेर, गया, मधुबनी में होती है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021 का है ये, इसको फिर से देख लेना, याद हो जाएगा। बिहार प्रमुख सिंचाई परियोजना और लाभार्थी, सोन नहर प्रणाली, अभी हमने पढ़ा है ये सबको, भोजपुर, रोहतास, पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद। सोन उच्च स्तरीय नहर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, कैमूर। बदुआ जलाशय योजना, भागलपुर, मुंगेर। चंदन जलाशय योजना, भागलपुर। निचली मोरहर सिंचाई योजना, गया। निचली क्यूल जलाशय योजना, मुंगेर। कोसी प्रोजेक्ट सम्मिलित राजपुर नहर, राजपुर नहर से पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुर, किशनगंज, सुपौल, अररिया। अकोहिरा बांध से कैमूर। मूसाखांड सिंचाई योजना, कैमूर। गंडक परियोजना सम्मिलित तिमेरी ढाका नहरें, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गया। गया किससे है? लीलाजन से है। ये गंडक, त्रिवेणी से ये सब थे ऊपर वाले उत्तर पूर्वी भाग के। सक्रिय सिंचाई योजना, गया नवादा। उदर स्थान सिंचाई योजना, जहानाबाद, गया, नालंदा। ऊपरी मोरहर सिंचाई योजना, गया, नवादा। कमला बलान और त्रिशूला सिंचाई योजना, मधुबनी। अगला है बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी वाली। कोसी जल विद्युत, बिहार और नेपाल के बीच में है, कोसी नदी पर। सोन सिर्फ बिहार में है। गंडक परियोजना, बिहार, यूपी और नेपाल, अभी हमने पढ़ा। बाणसागर, बिहार, एमपी और यूपी तीनों के बीच में। बाणसागर जल विवाद यूपी और बिहार के मध्य है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की सिंचाई के लिए 84,000 क्यूसेक जल की आवश्यकता होती है, किंतु वर्ष 1962 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी, सोन नदी की सहायक पर बांध बन जाने के कारण सोन नदी के जल प्रवाह में कमी आई। फलस्वरूप बिहार को मिलने वाले जल की मात्रा में कमी आ गई, जिससे दक्षिण पश्चिम बिहार सूखाग्रस्त हो गया है। एक बांध बन जाने से रिहंद नदी पर बिहार का दक्षिण पश्चिम भाग सूखाग्रस्त हो गया। वर्ष 1968 में डेहरी के पास इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण किया गया। इस जलाशय से निकाली गई नहरों द्वारा सोन नहर की शाखाओं को जोड़ दिया गया। 1975 में मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बांध बनाने का निर्माण किए जाने से बिहार को सोन नदी से मिलने वाले जल की और कमी आ गई। अब बिहार सरकार सोन नदी के नहरों में जल की सुचारू रूप से आपूर्ति के लिए
कदवन सिंचाई परियोजना, जिसे अब इंद्रपुरी जलाशय परियोजना के नाम से जाना जाता है, पर काम कर रही है। इस परियोजना के बन जाने के बाद सोन नदी से निकाली गई नहरों में जल की आपूर्ति निर्बाध हो सकेगी। इस जलाशय परियोजना से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR केंद्रीय जल आयोग को भेजा जा चुका है। तो ये बाणसागर जल विवाद बिहार UP MP के मध्य चल रहा है, इसके कारण से बिहार को नुकसान हुआ। वर्ष 2017 से 2022 के दौरान राज्य के अंदर नदी जोड़ो योजना 17 से 22 के दौरान योजना का नाम दिया है और लाभान्वित जिले दिया है। ये मत याद रखना कितने लाख हेक्टेयर में है। कोसी का पानी महानंदा बेसिन में अंतरित करने के लिए कोसी मेची लिंक नहर योजना चल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोसी मेची लिंक नहर योजना, कोसी मेची, ये बहुत ही लाइमलाइट में भी था। कौन कौन सा जिला लाभान्वित होगा? अररिया, सुपौल, किशनगंज और पूर्णिया। सकरी नदी पर बक्सौती बैराज नहर योजना और सकरी नदी को नाटा नदी से जोड़ना, कौन कौन सा जिला लाभान्वित होगा? नवादा, नालंदा और शेखपुरा। अब है प्रश्न जिसको हम करेंगे एक एक करके 50 प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बिहार की कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सिंचाई किया जाता है? तो पहला का हो जाएगा 31%, नहरों द्वारा 31%। दूसरा है बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन कौन सा है? तो बिहार राज्य में कौन सा है? नलकूप है ना, अभी हमने पढ़ा था। नहर है कि नलकूप है? ऊपर देख लेते हैं। तो ऊपर क्या दिया है? नलकूप है, नलकूप है। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन? नीचे था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नलकूप। नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होता है। तीसरा, बिहार में कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सींचा जाता है? 63% भाग। तीसरा का सी हो जाएगा। चौथा है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत किस में है? चौथा का बी, नवादा जिला में। पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो पांचवा का बी हो जाएगा, हनुमान नगर से निकाली गई है। छठा है बिहार में नदी नहरों द्वारा सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में अधिक होती है? नहरों द्वारा। तो छठा का हो जाएगा सी, गंगा का दक्षिणी मैदान में नहरों द्वारा। सातवां है बिहार की त्रिवेणी नहर कहाँ से निकाली गई है? तो सातवां में क्या हो जाएगा? ए, त्रिवेणी पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से निकाली गई है। आठवां क्वेश्चन है कि बिहार की नदियों व उनके उद्गम स्थलों को जोड़े बनाइए। ये बोला है अलग अलग का नदियाँ हैं उनके उद्गम स्थल का। तो आठवां का आंसर दिया है बी, यानी ए का 3 कोसी सोमेश्वर सैनी सप्त कोसी से निकाली गई है। ठीक है, उसके बाद से बी का 4 दिया है गंडक कहाँ से निकली है? यहाँ से मानंग मोट से और कुतांग से। और सी का 1 बागमती महाभारत सैनी से निकली है। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकली है? सोमेश्वर सैनी से। ठीक है, अभी ऊपर करवाया था मैंने, जाके देख लेना सबका। बिहार में गंगा नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? गंगा नदी में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है, ये पूछा है। तो महानंदा, नौवां का ये हो जाएगा, ये ऊपर से आके मिलती है सबसे अंत में। नदी है मुख्य नदी जिसमें नदी मिल जाती है, गलत जोड़े को बताना है, गलत जोड़ा। सरयू, कमला, पुनपुन, उत्तरी कोयल। सरयू के सामने गंगा, कमला के सामने कोसी, पुनपुन के सामने दामोदर, उत्तरी कोयल नदी के सामने सोन नदी। तो 10वां क्या हो जाएगा? 10वां का सी हो जाएगा, पुनपुन गंगा नदी मिलती है, दामोदर में नहीं मिलती है, दामोदर बंगाल में बहती है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सरयू, कमला, सोन, अजय है और इनके उद्गम स्थल पूछा है फिर से। तो 11वां का क्या आंसर होगा? देखते हैं। 11वां का दिया है सी, यानी कि ए का 1 है। सरयू नम्पा नेपाल से ही निकलती है। उसके बाद से बी का 11 नंबर था ना ये, तो 11 का दिया है सी। तो ए का 1 है, बी का 2 है। तो बी का कमला नदी का क्या हो जाएगा? महाभारत सैनी से निकलती है। सरयू नम्पा नदी से निकलती है। उसके बाद से सी का 3 है, डी का 4 है। तो सोन नदी अमरकंटक से हो गया, अजय बरपार से हो गया, बटपार से। तो देख लेना, इसको सबको याद कर लेना, बहुत बार पूछता है। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो ये तो पता होगा, कोसी नदी को कहते हैं। 12 का बी हो जाएगा। 13 है बिहार में पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई किस स्थान पर गंगा नदी मिल जाती है? पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी फतुहा के पास मिलती है। 13 का सी हो जाएगा। 14 है निम्न से कौन सा जलकुंड बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है? ये पूछा है। तो 14 का हो जाएगा ए, ब्रह्मकुंड। बाकी सीता, लक्ष्मण, ऋषि ये सभी कहाँ हैं? मुंगेर में। अगला है बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? और ब्रह्मकुंड सबसे गर्म कुंड भी है। सबसे प्राचीन नहर कौन सी है बिहार में? तो सोन नहर है, सोन नदी पर जो बनाया गया है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सारण नहर, राजपुर नहर, सोन नहर, ढाका नहर। तो सारण नहर का ए का क्या हो जाएगा? गंडक। सारण नहर ए का 4, 16 का सी दिया है।
और बी का 1 राजपुर नहर कोसी, उसके बाद से सोन नहर सोन नदी पर हो गया, और ढाका नहर लालवाकिया, डी का 2 हो जाएगा। ओके। 17 बिहार के किस क्षेत्र में आहार या पाइन द्वारा सिंचाई की जाती है? तो 17 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मुंगेर, पटना, शाहबाद, इन सब जगहों पर किया जाता है। 18वां क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? गंगा नदी तो चौसा के पास प्रवेश करती है, 18 का डी हो जाएगा। 19 नंबर है, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना निम्नलिखित में किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो बिहार और झारखंड की है। 20 है, हरोहर नदी टाल क्षेत्र में से होते हुए गंगा में कहाँ मिलती है? हरोहर नदी टाल से होते हुए कहाँ पर मिलती है? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, बरहिया से पश्चिम में, बरहिया ताल से पश्चिम में। बिहार और गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा? उत्तरी सहायक नदी में से पूछा है तो कोसी। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, छपरा के निकट मिलती है। 23वां है कि जो उत्तर बिहार की उस नदी का नाम बताया जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है, सबसे पश्चिम में। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, घाघरा। ठीक है, गंगा नदी है इधर सबसे पश्चिम में, सबसे पूर्व में महानंदा। 24 है कि उत्तरी बिहार में उस नदी का नाम बताया जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है, तो महानंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, 24 का बी हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है कि फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? तो 25 का क्या हो जाएगा? 25 का ए हो जाएगा, मोहन नदी। 26 नंबर है कि बिहार में जलप्रपात का सही समूह क्या है? ककोला, दुर्गावती, जीराकुंड। तो 26 का आंसर दिया है सी, उपयुक्त दोनों सही है। ककोला, दुर्गावती, कर्मनासा नदी पर प्रपात, ये सभी दोनों सही हैं। 27 नंबर है कि उत्तरी बिहार की नदियां जो पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा नदी में मिलती है, कौन सा समूह सही क्रम दर्शाता है? क्या पूछा है? पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर हमें जाना है। गंडक, सरयू, बूढ़ी गंडक, बागमती, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। तो 27 का आंसर क्या होगा? ये बी, सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और फिर बागमती आता है। ठीक है। अगला है 28 नंबर, बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम बताइए जो पश्चिम से पूर्व की तरफ, अब दक्षिण वाले में जाना है हमें। ठीक है, तो 28 नंबर है, 28 का आंसर होगा सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी, यही होगा। ठीक है। 29 नंबर है कि बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, बूढ़ी गंडक। सब मैंने ऊपर करवाया, जाके पढ़ लेना। फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल है? 30 का आंसर हो जाएगा ए, बोध गया है। यहीं तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 31 नंबर है, बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा मिलती है? बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा मिलती है? मुंगेर के उत्तर में। 32 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? सारण और यूपी के बीच में कौन सी नदी सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो इसका हो जाएगा घाघरा नदी, वही सरयू नदी, जिसको यूपी में सरयू बोलते हैं, पश्चिमी यूपी में शारदा बोलते हैं। इंद्रपुरी जलाशय योजना बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? इंद्रपुरी जलाशय योजना, तो 33 का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की भागीदारी है, बिहार, झारखंड, यूपी। बिहार और गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सोन, पुनपुन, दामोदर, मयूराक्षी। सोन, पुनपुन, किऊल, चंदन। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का सोन, पुनपुन, किऊल और चंदन नदी, ये दक्षिणी सहायक नदियां हैं। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? राजपुर नहर परियोजना पूछा है, तो पूर्वी कोसी नहर का, 35 का सी हो जाएगा। बिहार में गंगा किस जिले में प्रवेश करती है? ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, बक्सर जिले में, चौसा के पास। बिहार किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया था? श्रमदान का प्रयोग हुआ था, 37 का बी हो जाएगा, कोसी बांध के लिए। 38 नंबर, बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? 38 का आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर के उत्तर में। फिर से पूछा ये। 39 है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा भी कोई क्वेश्चन होता है क्या? क्यों प्रसिद्ध है भाई, सही करो। 40 है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना पूछा है, तो गंडक परियोजना है। 41, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है? कावेरी, गंगा, सरस्वती, यमुना। तो गंगा। 42 है कि निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? पटना किसके तट पर है? गंगा के तट पर। ठीक है, 41, 42 दोनों का बी है,
43 है कि विश्व की पहली सस्ती स्वच्छ जल परियोजना बिहार के किस जिले में शुरू की गई? तो 43 का क्या हो जाएगा? ए, दरभंगा जिले में सस्ती स्वच्छ जल के लिए परियोजना। 44 है बिहार में गंगा नदी से मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, यहीं से नर्मदा भी निकलती है। 45 है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसमें बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? 45 का क्या आंसर हो जाएगा? त्रिवेणी नहर से बिहार में सिंचाई होती है। ऊपरी गंगा नहर से तो यूपी में होती है। 46 है गंगा नदी के बिहार में लंबाई कितनी है? अभी हमने पढ़ा था बिहार में कितनी है, तो 46 का आंसर हो जाएगा ए। वैसे कितनी है? 445। अगला है पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? 47 नंबर। तो 47 का आंसर हो जाएगा फतुहा के पास, पटना जल दुर्ग है ना, पुनपुन, गंगा और बाकी नदियाँ जो मिलती हैं पटना के समीप, तो फतुहा के पास मिलती है पुनपुन। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है वो कौन सा है? 48 का क्या आंसर हो जाएगा? अजय नदी, जो जमुई में निकलती है और ये पूरब की तरफ बह के बंगाल में चली जाती है। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? 49 नंबर। फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड आ गया ऊपर वाला, पूर्वी कोसी नहर की उपशाखा है। बिहार का बक्सर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है, 50 का बी हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट अपवाह तंत्र का क्वेश्चन सहित वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो थोड़ा शेयर कर देना सखे बंधुओं में जो भी बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, किताब नहीं खरीदना पड़े बालकों को। थैंक यू सो मच।